नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग जेटेट के मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेडागोगी के प्रश्नों को देखेंगे। ये वीडियो आपके आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये 1 to 5 अर्थात कि लेवल 1 का परीक्षा या फिर 6 to 8 लेवल 2 का परीक्षा, आप किसी भी परीक्षा का प्रिपरेशन कर रहे हो जेटेट का, ये वीडियो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होगा। इसमें हम लोग बहुत अधिक रिपीट किए जाने वाले प्रश्नों को देखेंगे जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए थे, और साथ ही साथ हम लोग आने वाले परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। तो 25 ऐसे प्रश्न देखेंगे हम लोग जो कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगा आपके आने वाले परीक्षा के लिए। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से संबंधित छूट ना पाए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षण को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया जाता है। अधिगम का सरलीकरण। ऑप्शन बी है शिक्षकों के द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्रों के द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना। ऑप्शन सी है पाठ्यपुस्तक को पढ़ाना, या फिर ऑप्शन डी है शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण करना। तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षकों के द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्रों के द्वारा उस ज्ञान को ग्रहण करना। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शिक्षण का है? परावर्तक, अंतःक्रियात्मक, प्रक्षेपण या फिर संकलित। तो याद रखेंगे कौन सा स्तर शिक्षण का है। अंतःक्रियात्मक जो स्तर है ये शिक्षा से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अंतःक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बहुरोड अध्यापन क्या है? आपको बताना है कि बहुरोड अध्यापन किसे कहते हैं, या फिर इससे आप क्या समझते हैं। एक विद्यार्थी एक ही समय में एक से अधिक कक्षाएं उत्तीर्ण कर सकता है, या फिर ऑप्शन बी है एक अध्यापक एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ा सकता है, या फिर ऑप्शन सी है कक्षावार अध्यापन का कोई अर्थ नहीं है, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो याद रखेंगे बहुरोड अध्यापन ऐसा अध्यापन होता है जिसमें एक अध्यापक एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ा सकता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारे विद्यालयों में कि शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, तो उसी को बहुरोड अध्यापन कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। विद्यार्थियों में व्यावसायिक कौशल का विकास। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना का विकास। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, या फिर ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार करना। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्यार्थियों, माफ़ कीजिएगा इसमें क्वेश्चन में कुछ गलती लग रहा मुझे। तो शिक्षा का उद्देश्य मेरे ख्याल से यहाँ नहीं होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कि शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन ए भी लग रहा है शिक्षा का उद्देश्य, ऑप्शन बी भी लग रहा है शिक्षा का उद्देश्य, ऑप्शन डी भी लग रहा है शिक्षा का उद्देश्य, परंतु ऑप्शन सी है एक ऐसा है ऑप्शन है जो लग रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि विद्यार्थियों को परीक्षा का तैयारी करवाना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार लीजिएगा कि शिक्षा का उद्देश्य कौन सा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अनुकूलीय एवं सकारात्मक व्यवहार के छात्रों में निम्न जीवन कौशल आवश्यक है। ऑप्शन ए है प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। ऑप्शन बी है निर्णय लेने की योग्यता। ऑप्शन सी है भावनाओं और तनाव के साथ सामंजस्य, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का डैश से है। बताइए प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का डैश से है। तर्क, बोध, चिंतन या फिर विवेक। तो याद रखेंगे प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का बोध से है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मोजले के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत, या फिर अंत्योदय का सिद्धांत। तो याद रखेंगे मोजले के अभिप्रेरणा के सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा आवश्यकता का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? आवश्यकता, चालक, प्रेरक या फिर इच्छा। इसमें कौन से हैं? अभिप्रेरणा के सिद्धांत कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इच्छा जो है ये अभिप्रेरणा का एक स्रोत है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। ध्यान रखेंगे इस प्रकार का नहीं जिसमें पूछा जाता है, ठीक है, इसमें बहुत अधिक गलती होने का चांसेस रहता है। इनके जो ऑप्शन है उनको देख लीजिए। वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, ये हमेशा सफल होते हैं, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, या फिर लास्ट ऑप्शन है वे कार्य करते समय स्तर की ऊर्जा, ठीक है, कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखेंगे, ये हमेशा सफल होते हैं। ये जो पॉइंट है ये गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये हमेशा सफल होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों का आईक्यू होता है। ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत अधिक रिपीट किया जाता है। आप अगर सीटेट का परीक्षा देते हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, और जेटेट के हर एक पेपर में ये क्वेश्चन आपको लगभग देखने को मिल जाएगा। तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट टिक करके रखिए, ये क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं 50 to 69, 70 to 85, या फिर 85 to 119, या फिर 140 से अबव। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं उनका आईक्यू 140 एंड अबव होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, 140 एंड अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बुद्धि लब्धि की व्याख्या हम इस प्रकार से कर सकते हैं। बुद्धि लब्धि का क्या फॉर्मूला होता है ये आपको बताना है, ये भी बहुत अधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। MA/CA × 100, CA/MA × 100, या फिर MA डिवाइडेड बाई 100 × CA, या फिर MA × CA डिवाइडेड बाई 100। तो याद रखेंगे बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला होता है ये ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है MA डिवाइडेड बाई CA × 100, ठीक है। बहुत अधिक ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। रमेश एवं सुनील की बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश सुनील से 2 वर्ष छोटा है। यदि सुनील की आयु 12 वर्ष है तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगी। ऑप्शन है वे देख लीजिए, 19 ईयर, 10 ईयर, 12 ईयर, या फिर 14 ईयर। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऊपर जो फॉर्मूला बताया उसी से ये बनेगा, इसका आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 वर्ष, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किस आधार पर तैयार किया जाता है। आयु के स्तर के आधार पर, विभिन्न पदों के आधार पर, ए एवं बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। जो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण होता है इसमें आयु के स्तर के आधार पर भी इसमें निकाला जाता है, और विभिन्न पदों के आधार पर, इन दोनों ही आधारों को ध्यान में रखकर स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण को तैयार किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यक्ति की बुद्धि का स्तर सीमित है, कला, संगीत आदि में विशेष दक्षता रखता है, इसे कहेंगे प्रतिभाशाली, डिसलेक्सिया, प्रखर, या फिर सीवेंट सिंड्रोम। तो याद रखेंगे इस प्रकार की स्थिति को सीवेंट सिंड्रोम कहते हैं, जो कि उनका बुद्धि का स्तर कम है लेकिन वो किसी विशेष क्षेत्र में, जैसे कि कला या संगीत के क्षेत्र में विशेष दक्षता रखता है। तो इस प्रकार का स्थिति को हम लोग सीवेंट सिंड्रोम कहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे अच्छी तरीके से आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15। विचार विमर्श की प्रक्रिया जुड़ी होती है भाषा से, संवेदना से, प्रत्यक्षीकरण से, या फिर सुझावों से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, सुझावों से, ठीक है। सोच विचार का जो क्रिया जुड़ा होता है ये सुझावों से जुड़ा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, सुझावों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 20वीं शताब्दी में सबसे पहले बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा। विनय के द्वारा, स्पीयरमैन के द्वारा, टर्मन, या फिर विलियम स्टर्न के द्वारा। तो बताइए 20वीं शताब्दी में सबसे पहले बुद्धि लब्धि जो शब्द है इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखेंगे विनय के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। ये बहुत अधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसे भी आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा कि बुद्धि के जो त्रिआयामी सिद्धांत है उनके प्रवर्तक कौन थे। थॉर्नडाइक, गार्डनर, स्पीयरमैन, या फिर गिलफर्ड। तो याद रखेंगे बुद्धि के त्रिआयामी जो सिद्धांत दिया गया था ये गिलफर्ड के द्वारा दिया गया था, और ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सीटेट और जेटेट दोनों ही के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक व्यक्ति की संवेगिक बुद्धि मदद करती है स्व जागरूकता हेतु, स्वयं को प्रेरित करने हेतु, दूसरों की भावनाओं को समझने हेतु, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर
18 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी, स्वयं को प्रेरित करने हेतु जो संवेगिक बुद्धि होता है ये स्वयं को प्रेरित करने हेतु बहुत अधिक मददगार होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वयं को प्रेरित करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, एमए अगर मानसिक आयु है, सीए अगर वास्तविक आयु है तो बुद्धि लब्धि का क्या फॉर्मूला है बताना है आईक्यू। इससे पहले में हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके जो ऑप्शन है एमए बाई सी ए इंटू 100, सी ए बाई एम ए इंटू 100, एम ए बाई सी ए इंटू 10 या फिर इनमें से सभी। तो इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला होता है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, एम ए डिवाइडेड बाई सी ए इंटू 100, जहाँ एम ए क्या होता है मानसिक आयु होता है, सी ए क्या होता है वास्तविक आयु होता है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करके 100 से इंटू जब करते हैं तो वो बुद्धि लब्धि या फिर आईक्यू का हमें मान निकल के आ जाता है। तो इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा पद विषम है? बुद्धि लब्धि परीक्षण एल्बर्ट बेने के द्वारा दिया गया था, वाचिक परीक्षण बेसलर के द्वारा दिया गया था, बुद्धि लब्धि सी ए बाई एम ए इंटू 100 होता है। तो इसमें कौन सा पद विषम है ये आपको बताना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल 2 सही है। इसमें जो ऑप्शन 2 है ये केवल सही है, वाचिक परीक्षण जो है ये बेसलर के द्वारा दिया गया था। तो इसे याद रखेंगे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बुद्धि लब्धि का तो हम लोगों ने पढ़ा एम ए बाई सी ए इंटू 100 होता है। बुद्धि लब्धि परीक्षण ये एल्बर्ट बीने के द्वारा नहीं दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर केवल हो जाएगा वाचिक परीक्षण बेसलर। ये ऑप्शन डी में ये करेक्ट आंसर है, केवल 2 सही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, माफ कीजिएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि के कितने तत्व बताए गए हैं? 7, 8, 9 या फिर 10? तो याद रखेंगे गार्डनर के द्वारा जो प्रतिपादित बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत दिया गया था ये इसमें बताया गया था बुद्धि के कितने तत्व है? बुद्धि के 8 तत्व है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुद्धि के 8 तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मोनोजाइगोटिक जुड़वा जो एक समान वातावरण में बड़े हुए हैं उनकी बुद्धि लब्धि का सहसंबंध है। तो आपको बताना है मोनोजाइगोटिक जुड़वा जो होते हैं उनके बुद्धि लब्धि का सहसंबंध क्या होगा। R इज इक्वल टू 0.087 होगा, R इज इक्वल टू 0.0870 होगा, R इज इक्वल टू 0.087 होगा या फिर 8.7 होगा। तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, R इज इक्वल टू 0.087 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था इसीलिए मैंने इसे ऐड किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। प्रत्येक मानव में बुद्धि अपने उच्च स्तर पर इस अवस्था में होता है 10 से 11, 19 से 20, 40 से 41 या फिर 15 से 16। तो आपको बताना है कि मानव में बुद्धि अपने स्तर पर किस अवस्था में होता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 19 से 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एक बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है तथा मानसिक आयु 7 वर्ष है तथा दूसरे बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है और मानसिक आयु 8 वर्ष है, दोनों की बुद्धि लब्धि क्या होगा? तो बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला है उसमें लगा करके आप निकाल सकते हैं इसको। जो इसके ऑप्शन है उनको देख लेते हैं, 87.5 और 100, 875 और 100 या फिर 87.5 और 10 या फिर 8.75 एंड 1। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, जब आप बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला में लगा करके निकालेंगे तो पहला आएगा 87.5 और दूसरा आएगा 100। ठीक है, तो इसको आप निकाल के देख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लिए गए हैं इसीलिए मैंने इसको ऐड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ये शिक्षण का सिद्धांत बताता है कि सीखना एक बुद्धि युक्ति क्रिया है अर्थात मानसिक क्षमता का होना आवश्यक है। इसके ऑप्शन है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना या फिर ऑप्शन डी है प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा सीखना। ये क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर इसी प्रकार झारखंड के विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं का आप तैयारी करते हैं तो आप बाउंडू एडुकेशन के चैनल को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में विभिन्न प्रकार के आपको क्षेत्रीय लैंग्वेज का भी ऑप्शन मिल जाएगा या फिर आप विभिन्न प्रकार के
वीडियोस के ऑप्शन देख सकते हैं, जो कि झारखंड के डिफरेंट टाइप के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर इसी प्रकार के आप वीडियोस चाहते हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी नया वीडियो आपके परीक्षा से संबंधित अपलोड होंगे वो आप तक डायरेक्टली नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।